हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों में जो एलर्जी की समस्या है वो बहुत ही उनको परेशान करती है, खासकर जब मौसम में परिवर्तन होता है। माता पिता ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर और बच्चों को दे देते हैं, जैसे सिट्रिजिन और अन्य दवाएं हैं। पर क्या इस तरह का स्वतः उपचार करना ठीक है, खासकर बच्चों के केस में जो कि बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है। इसी विषय पर हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर शीतांशु श्रीवास्तव जी को, जो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मदर और चाइल्ड रेफरल हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। और ये विस्तार से आज हम इनके माध्यम से आपको बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या है, रिफ्लैक्स क्या है, क्या करना चाहिए एलर्जी की अवस्था में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एलर्जी जैसा शब्द जो है बहुत कॉमन है और हर कोई एलर्जी समझता है, पर मेडिकल साइंस में एलर्जी क्या है? देखिए, जब हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों इतना बढ़ रहा है आजकल, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एलर्जी क्या है? एलर्जी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब शरीर में एक लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसका बढ़ जाना। और वो किससे बढ़ रहा है? कुछ ऐसे एलर्जेंस क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाद्य पदार्थ में हो सकते हैं, एनवायरमेंट में हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं। तो उनमें आमतौर पे देखा जाता है कि उसे कोई हानि नहीं होती और वो एक नॉर्मल बॉडी उससे फाइट कर लेती है और कोई दिक्कत नहीं होती। बट अभी आजकल क्या हम लोग देख रहे हैं, अगर हम उसको एलर्जी को समझें तो एलर्जी में क्या होता है कि यही जो चीजें जो हमें नुकसान नहीं करती हैं, कुछ बच्चों या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसका एक अबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है। अबनॉर्मल रिस्पॉन्स मतलब उन्हीं चीजों से जिसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, उसी प्रोटीन से अबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है और उसको हम कहते हैं एलर्जी। मतलब ये इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन कह सकते हैं। और इसका दर हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं, तो और आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है, कई दशकों का अनुभव है बच्चों के केयर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, किस तरह की एलर्जी सबसे कॉमन बच्चों में होती है? देखिए, बच्चों में क्योंकि हम देखते हैं नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चे, तो ये सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं। तो हम आमतौर पे देखा गया है कि फर्स्ट 6 मंथ मतलब पहले 6 माह में अभी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उसमें प्रक्रिया कम ही होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलते। पर 6 साल के बाद क्योंकि और परिपक्व हो रहा होता है इम्यून सिस्टम, तो उस समय कुछ कुछ सिम्टम्स चालू होते हैं। और चालू किससे होते हैं? वो फूड एलर्जी से चालू होते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद क्या होता है कि ऊपर का पोषक आहार चालू होता है बच्चे को। तो इस समय ऐसी अवस्था होती है कि जिन बच्चों को या तो माँ का दूध ना दिया गया हो पहले 6 माह में, या 6 माह के बाद कुछ ऐसे तत्व दिए जाए, तो उससे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स उन बच्चों में जिनमें ये एलर्जी का एक अंदर से जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि इधर ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रदूषण भी है, खाने पीने की जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं वो भी खत्म हो गई। माँ का दूध भी, जहाँ आपने बताया कि 6 महीने तक, वो भी अब उस पीरियड में भी बाहर का दूध लोग देते हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि इतने केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? हाँ, तो ये 2-3 कारण तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 3 बिंदुओं के बारे में हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे में एलर्जी हो सकती है, दूसरे बच्चे में नहीं हो सकती है। जेनेटिक्स दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर तो होता ही है, पर उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। तो अभी और फैक्टर्स क्या हुए? और फैक्टर्स हुए एक लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल, खान पान, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज पोल्यूशन का बढ़ना। पोल्यूशन का बढ़ना मतलब पोल्यूशन क्या करता है? धुआं हमारे आसपास है, पोल्यूशन है, इसके ऊपर जो है एलर्जेंस ज्यादा समय तक रहते हैं, तो हम उनको कहते हैं आउटडोर एलर्जीज। आउटडोर एलर्जीज मतलब कुछ पेड़ के ऐसे पॉलेंस होते हैं, हाँ, तो वो कण जो है वो ज्यादा समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं। पहले क्या होता था, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट साफ रहता था तो वो धुल जाते थे, पर अब क्या वो ज्यादा देर तक रहते, तो उसमें उनका एलर्जिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसको ये कहते हैं।
लाइफस्टाइल चेंज तो बहुत ज्यादा है। तो प्रोटीन की मात्रा ही एक एलर्जन की तरह एक्ट करती है। तो पहले क्या होता है, वो फूड एलर्जी उसको होगी, मतलब उसके जो आंतों में एलर्जी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद वो और जगहों में मैनिफेस्ट कर सकती है। डॉक्टर साहब, आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत तो फूड एलर्जी से हुई, तो वो क्या रेस्पिरेटरी एलर्जी में भी आगे चल के बदल सकती है? हाँ, वो बदल सकती है, क्योंकि शुरुआती जैसे हमने बताया कि 6 माह में बच्चे का भी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो डेवलप होते हैं सबसे पहले वो फूड एलर्जी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले वैसे तो स्किन से स्टार्ट होती है, स्किन बहुत ड्राई होती है बच्चों के, ऐसे कई बार देखा गया है। फिर स्किन जब ड्राई होती है तो उसके बाद क्या है, एलर्जन जो है स्किन से भी पेनिट्रेट करते हैं बच्चों के, तो इसको हम लोग कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। बच्चों के सर में बहुत ज्यादा पपड़ी पड़ना, चेहरा लाल हो जाना अक्सर, और सर्दियों में खासकर या सीजन बदलने में खासकर, तो वो एटोपिक डर्मेटाइटिस से स्टार्ट होता है। उसके बाद फूड एलर्जी और एटोपिक डर्मेटाइटिस साथ साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या देखा गया है कि जब ये दोनों चीजें होती है, फिर आगे चल के रेस्पिरेटरी एलर्जी स्टार्ट होती है। तो ये इसको कहते हैं एटोपिक मार्च, मतलब एलर्जी की एक तरह मार्च कर रहा है, मतलब उसकी बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। इसके बाद जो मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इनके किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत अलग अलग है। प्रेजेंट होने का तरीका क्या है, कुछ बच्चों में बार बार पित्ती उछलती है, जैसे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी अर्टिकेरिया, मतलब पित्ती उछलना बार बार शरीर पे, स्किन पे दाने आ जाना, कुछ चीजें खाई या कहीं पे एक्सपोजर हुआ किसी चीज का, उसके बाद वो पित्ती 24 घंटे में बैठ जाती है। कोई दवाइयां ली, एंटी एलर्जिक ली तो बैठ गई, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन होता है एलर्जी का। फिर दूसरी चीज, कई बार देखा गया अचानक से बच्चे ने कुछ खाया, होंठों पे सूजन आ गई, आंखों पे सूजन आ गई अचानक से, तो चेहरे पे सूजन आ गई, इसको हम लोग एंजियोएडिमा कहते हैं, मतलब 2-3 स्किन के ऐसे वो है जो सूजन आना, ये भी एलर्जी का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है। और फिर एनाफाइलेक्सिस है, एनाफाइलेक्सिस मतलब बीपी एकदम से ड्रॉप हो जाना, मतलब ये सूजन के साथ, तो ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन। तो ये 3 ऐसे लक्षण हैं जिसके लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि अचानक से सूजन आना और फिर पटक जाना, जैसे कहते हैं सूजन आई फिर खत्म होगी तुरंत, तो ये किस कारण से हो रहा है उसका पता करना जरूरी है, और हमें एनाफाइलेक्सिस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ऐसे बच्चों को। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि लगभग सभी जुड़े हैं एक दूसरे से, इंटरलिंक्ड है, एक एलर्जी है तो दूसरे में मैनिफेस्ट हो सकती है। आप से हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जो एलर्जी है, ये किस उम्र में ज्यादा प्रभावी होती है और आगे चलकर ये क्या और नुकसान कर सकती है शरीर को, अस्थमा या और किन समस्याओं को जन्म दे सकती है? देखिए 6 माह के बाद हम लोग कई बार ऐसे बच्चे देखते हैं कि बार बार उनकी पसली चल रही है, तो 6 से 8 बार पसली चलना नॉर्मल है। मतलब 6 माह का बच्चा 1-1.5 साल 2 साल तक का बच्चा है, तो उसको कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पर कुछ वायरसेस ऐसे देखे गए हैं, जैसे राइनो वायरस कहते हैं, अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो ये इसको कहते हैं रिकरेंट वीजिंग, मतलब शुरुआत तो कैसे हो रही है, वीजिंग के साथ हो रही है, तो वो एक इन्फेक्शन की वजह से होती है, मामूली इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद जब ये वीजिंग अगर ये बार बार होती है, बुखार के बिना होती है वीजिंग, और उसके साथ ये सब फैक्टर्स और हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हाउस डस्ट में कुछ माइट्स होते हैं जो एलर्जी बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजों से भी बच्चा एक्सपोज्ड है, तो उसके बाद क्या ये एलर्जी की जो अंदर इम्यून सिस्टम में उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है, मतलब उसका शरीर रिएक्ट करता है, उसको एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आगे चल के वो अस्थमा में भी प्रेजेंट हो सकता है। पर हम लोग अंडर 5 में अस्थमा बहुत सारी चीजें देख के ही बोलते हैं कि अस्थमा है। डॉक्टर साहब, जैसे जो एक्सपोजर की अगर आप बात करें तो हजारों चीजें होंगी जिनसे एक आम आदमी का डे टू डे लाइफ में एक्सपोजर होता है, बच्चे का होता है, तो कैसे पिन पॉइंट करें कि इस चीज से हम बच्चे को एलर्जी है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो देखिए शुरुआती समय में तो बच्चा घर पे ही रहता है, घर में ही कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो हम लोग कहते हैं कि जैसे कारपेट्स हैं, कारपेट का प्रयोग ना करें, कर्टन्स धोएं, कारपेट भी रख रहे हैं तो धूप में सुखाएं, हमारे यहाँ तो धूप इतनी अच्छी है तो उसमें सुखा सकते हैं। फिर मोल्ड्स नहीं होने चाहिए, घर के अंदर जैसे लीकेज होता है तो उसमें मोल्ड्स आते हैं, मतलब जो छतों पे जो फफूंदी लगती है तो वो एलर्जिक कॉज करते हैं। फिर कॉकरोचेस का होना, ये सारी चीजें जो है एलर्जी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, कुछ पेट्स जैसे कैट को कहते हैं, वो बहुत एलर्जिक होती है। तो वो समय के साथ, मतलब पहले तो बच्चा एक्सपोज्ड होगा, पहले उसको शायद कोई दिक्कत ना हो, धीरे धीरे करके उसका जो एक्सपोजर जब रहेगा, क्योंकि वो घर में है, तो उससे क्या होगा, एलर्जी बढ़ जाती है।
जाती है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी बच्चे को एलर्जी है तो साल दर साल क्या उसके साथ वो जीना सीख लेता है या उसकी बॉडी फिर अडॉप्ट कर लेती, कुछ ऐसा भी देखा गया? हाँ, ऐसा है, क्योंकि बॉडी क्या है, हमेशा अडेप्ट तो करती ही है, और दूसरी चीज फूड एलर्जी भी धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाती है। अच्छा, ऐसा जब कहते बड़ा हैं, हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा इंडियन फूड एलर्जी हमारे यहाँ काफी कम है जी। पर पेरेंट्स को अभी हम लोगों ने एक शोध भी करा है जो अभी पब्लिश होना है, उसमें परसीव्ड एलर्जी, मतलब माता पिता को लगता है कि फूड से बहुत ज्यादा चीजों से एलर्जी है वर्सेस एक्चुअल एलर्जी। तो इसमें करा गया तो हमें मिला है कि 30% बच्चों में एक्चुअल एलर्जी थी और 60% में परसीव्ड थी, मतलब जिन बच्चों को लग रहा था। तो उसका भी दर काफी ज्यादा, तो मतलब एक्चुअल जरूरी नहीं कि एलर्जी हो उसको, पहली चीज। दूसरी चीज, फूड एलर्जी जो है आउटग्रो कर जाता है, क्योंकि अगर हमारे घर का खान पान है बच्चे का तो बहुत अच्छा खान पान है, जो इंडियन जो हमारा सभ्यता कल्चर है जो है, तो उसमें अगर इस तरह का चीजें बच्चे प्रयोग करते तो वो अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू वेस्ट। वेस्ट में बहुत ज्यादा है फूड एलर्जी, और क्योंकि उनका अलग तरह का खान पान रहता है, सारी चीजें अलग है, तो फूड एलर्जी धीरे धीरे आउटग्रो कर लेता है। दूसरी चीज, आप घर के एनवायरनमेंट में कॉकरोच ना होना, फफूंदी ना होना, मोल्ड्स ना होना, ये तो प्रिवेंट करा जा सकता है। हम लोग वैसे भी आमतौर पे कालीन नहीं रखते, तो ये भी एक अच्छी चीज है, तो ये सब प्रिवेंट करता है। पर डस्ट बहुत चीजों में रहता है, पर्दे लगे हैं, सफाई नहीं हो रही, महीनों सालों से पड़े हुए हैं, तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो धीरे धीरे करके बहुत कंट्रोल हो जाती है। बट कुछ बच्चों में जिनमें रहता है तो अगर प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले जाए तो बहुत बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन के लिए जांच की भी जरूरत है, तो क्या कुछ जांचें भी उपलब्ध हैं? जांचें उपलब्ध हैं जिससे हम कह सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तो हम लोग सबसे पहले तो अभी करते हैं SPT, मतलब स्किन प्रिक टेस्ट। हाथ पे उस एलर्जन को डाल के हम टेस्ट करते हैं कि किस चीज से सेंसिटाइजेशन है, मतलब वो बच्चा सेंसिटिव है। सेंसिटिव जरूरी नहीं कि वो अभी एलर्जिक हो, अच्छा, पर हम किसी ऐसे बच्चे को तो करेंगे नहीं है जिसको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको डाउट होगा उसको हम करेंगे। तो क्योंकि पेरेंट्स ही आके कहते हैं कि आप कर दीजिए तो हमें पता चले तो कुछ है। कितने तरह के एलर्जन आप लोग यूज करते हैं? हम लोग कॉमन एलर्जन यूज करते हैं, क्योंकि है तो देखिए 50, 60, 100 एलर्जन है, तो हम अगर सारे करेंगे तो फिर हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि किस ना किस सेंसिटाइज होगा बच्चा। तो हम लोग सबसे पहले, अगर छोटा बच्चा है तो घर के एलर्जन जो है, कॉकरोच हो गया, हाउस डस्ट माइट हो गया, मोल्ड्स हो गए, फंगस हो गया, कैट डैंडर हो गया, तो इन सब से करते हैं। अगर एलर्जिक राइनाइटिस है, छींके बहुत आई, तो कुछ पोलन से करते हैं। अब पोलन भी अगर लखनऊ का बच्चा है तो उसी तरह के पोलन होंगे जो यहाँ पे है, तो अगर कहीं और का है तो वो तरह से चलता है। डॉक्टर साहब, जब एलर्जन जाते हैं, हम रेस्पिरेटरी एलर्जी की अगर बात करें, तो ये शरीर में किस तरह ये काम करते हैं और क्या हमारी शरीर रिस्पॉन्स करती है कि जो बच्चा है वो बेचैन हो जाता है, उसको तकलीफ होती है? तो जब ये एलर्जन चाहे हमारे सांस के द्वारा, नाक के द्वारा या स्किन के द्वारा ब्लड में जाता है, तो हमारे कुछ कोशिकाएं होती है जिनको हम ईसिनोफिल्स कहते हैं। सबसे पहले ये कुछ नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइज होता है बच्चा, तो वो अंदर ब्लड के रास्ते अंदर जाता है और वो अंदर की कुछ कोशिकाओं को एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस, उनको एक्टिवेट कर देता है। फिर उस समय कुछ नहीं होता, वो एक्टिवेटेड ही रहते हैं और वो फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। फिर दोबारा जब एक्सपोजर होता है, दोबारा उसी चीज का एक्सपोजर हुआ, तो दोबारा एक्सपोजर हुआ तो फिर क्या करेगा, फिर से बॉडी फाइट करती है कि वो दोबारा कुछ एबनॉर्मल आया अंदर। जब वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो फिर हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और वो रिलीज करते हैं, फिर वो रिस्पॉन्स आता, मतलब लाल पड़ना, चकत्ते होना, खुजली होना, तो ये सारी चीजें उसके बाद होती है। और कुछ इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं रिएक्शंस कि अचानक से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसको हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट से आपने सुना होगा कि अचानक से बेहोश हो गए, गिर गए, तो वो एनाफिलैक्सिस था। या अचानक से, क्योंकि हम लोग को अभी पता भी नहीं, एनाफिलैक्सिस में कई बार डायग्नोसिस भी नहीं बन पाती है, क्योंकि अचानक से वो पेशेंट जिसको भी होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अचानक से वो बेहोश हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, एक तो ये इसका हॉलमार्क होता है। फिर उसको कोई हिस्ट्री हो सकती है एलर्जी की, या अभी कोई एक्सपोजर हुआ हो अचानक से, तो वो ये कोई मछली खाई ऐसी या कुछ ऐसा खाया उसके बाद अचानक से हो गया, तो ये सब चीजें होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बताया था कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी हैं और बहुत सारी जो है मिथ्स होती हैं, जानकारी आधी अधूरी होती हैं, लोग फार्मासिस्ट के पास गए और दवा ले लिया। सही आपकी क्या राय है कि आपकी जो एडवाइस है, क्लिनिकल एडवाइस क्या होनी चाहिए कि इस तरह की दवाओं से वो बचें और क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो करें? देखिए, दवाओं में बहुत तरह के प्रकार होते हैं, जैसे आपने सेट्रिजिन का नाम लिया, तो ये सब, इनको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। मतलब ये जो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें हिस्टामिन ही रिलीज होते हैं, तो उसी को ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिन आते हैं, तो सेट्रिजिन भी उसमें से एक है। बट इसके भी कुछ वो है कि ये हम सब में नहीं दे सकते, और छोटे बच्चों में तो खासकर, तो और दूसरी चीज से नींद भी बहुत आती है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है कि हमें इसको देना
देना भी है कि नहीं देना। दूसरी, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं। अब कुछ नॉन सेडेटिव भी आ गए हैं, एंटी एलर्जिक्स, पर क्या वो रियली इंडिकेटेड हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये डॉक्टर बता पाएगा, तो ये थोड़ा सा तो डॉक्टर से कुशल परामर्श लें। हाँ, देखिए, अगर हम शुरुआती समय से बात करें बच्चे की, तो सबसे पहले माँ का दूध ही मिलना चाहिए बच्चे को। तो फर्स्ट 6 मंथ्स वो उसमें एक प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी नहीं डेवलप होती। वहीं बच्चे को अगर भैंस का या गाय का दूध दिया जाए तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उससे एलर्जी होने के चांसेस आगे बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी कहते हैं, मतलब मिल्क एलर्जी। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो घर के खाने से स्टार्ट करें, प्रोटीन की मात्रा अचानक से बहुत ना बढ़ाएं, और जो हमारे घर का जो खान पान होता है, इंडियन लाइफस्टाइल, दाल चावल सब्जियां तेल, ये सब घर का खाना जो होता है ये सबसे हेल्दी होता है। फिर नॉन वेजिटेरियन फूड में रहती हैं कुछ चीजें, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा अगेन बढ़ गई, तो फिश जहाँ खाने स्टार्ट करा, तो ये सब थोड़ा सा, ये सारी चीजें हैं कि आपको देखना, अगर घर में कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप इनहेलर्स पर भी लोगों को बहुत जागरूक करती हैं, तो क्या ये भी एलर्जी को कुछ हद तक कम कर सकती हैं इनहेलर्स? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अस्थमा भी एक, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम लोग कहते हैं कि यूनाइटेड एयरवे मतलब नाक की जो स्किन है, हाँ, वो कहाँ अंदर जाती है, वो पहले गले से होते हुए हमारे फेफड़े तक जाती है। तो अगर एलर्जी नाक की हो रही है तो वो आगे नीचे जाके जो और नीचे फेफड़ों की नलियां हैं उनमें भी होगी। तो हम लोग जो फेफड़े की नलियों में दिक्कतें होती है उसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। जो ऊपर के नाक की स्किन में एलर्जी होती है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो है तो वो एक तरह से सब इंटरलिंक्ड ही, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अलग ही है। तो अस्थमा क्या हो रहा है, अस्थमा तब हो रहा है जब ये सारी चीजें हो रही हैं, साथ में अचानक से सांस की नलियों में सिकुड़न आ रही है, तो वो अस्थमा हो गया। तो एलर्जी स्टार्टिंग तो हो सकती है, ट्रिगर कर सकता है, बट क्योंकि अस्थमा में कई बार एलर्जी नहीं भी होती है, ऐसे भी कुछ होते हैं अस्थमा, तो वो ज्यादातर को एलर्जी वाले ही होते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं इसिनोफिलिक अस्थमा, वो सब एलर्जिक बेस्ड होते हैं। तो उसमें इनहेलर्स काम, उसमें बहुत अच्छा रोल है इनहेलर्स का। और धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो कम हो जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो एज कम्पेयर टू अगर वो बच्चा ओरल मेडिकेशंस खा रहा है या टैबलेट्स खा रहा है या दवाइयाँ खा रहा है। तो डॉक्टर साहब, खांसी की अगर बात करें, अभी कुछ दिन पहले कुछ गाइडलाइंस आई थी कि छोटे बच्चों में तो कफ सिरप को देने की मनाही हो गई है, और अगर दिया भी जाए तो कुशल चिकित्सक के परामर्श से ही दिया जाए। तो क्या ये खांसी भी एलर्जिक हो सकती है, और जो हम कफ सिरप देते हैं वो मान लीजिए कि किसी दूसरे कॉम्बिनेशन की है जो खांसी एलर्जी के माध्यम से है, उस पर वो काम ही ना करे? तो इसको हमारे श्रोता, अगर खांसी का, देखिए, हम लोग जब भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कारण पता करते हैं। खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शन है बच्चे को, ज्यादातर यही होता है, इन्फेक्शन में अगर खांसी आ रही है तो हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, हमें खांसी को नहीं ट्रीट करना। तो ये जो जब भी एक अच्छा जो डॉक्टर होता है, वो सिम्टम्स तो क्या है, आप कहीं फार्मेसी की दुकान पे भी जाएंगे, वो कहेगा अच्छा पेट दर्द है तो पेट दर्द की ये दवा, खांसी की ये दवा, कान दर्द की ये दवा, हर चीज की अलग अलग दवा हो गई। पर उसका कारण अगर हमने नहीं पता करा तो खांसी बंद नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर हमने खांसी की दवा का ओवरडोज दिया, जो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, खांसी की दवाओं में सोने की सेडेटिव्स होते हैं जिससे बच्चे को नींद आ सकती है, सेफ नहीं होते, तो उससे क्या होगा, उसके सीएनएस पे इफेक्ट करेगा, उसके दिमाग पे इफेक्ट करेगा, और वो बच्चा अगर सुस्ती ज्यादा आ गई तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो खांसी का कारण पता करना बहुत जरूरी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर खांसी कभी आती है तो अगर कारण हमने पता करा अस्थमा की वजह से आ रही है, तो अगर हम उसको इनहेलर्स देंगे, या उस समय भी अगर नेबुलाइज कराया ले जाके अस्पताल में या कहीं पे भी, तो वो उससे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा एज कम्पेयर टू ओरल मेडिकेशन किसी भी तरह से, क्योंकि उसकी भी खांसी की दवाइयां आती हैं। दूसरी चीज, डोज भी बहुत कम हो जाता है अगर हम ऐसे देते हैं। तो इन सब की जागरूकता बहुत जरूरी है, और अभी तो 2 साल से कम में, क्योंकि ज्यादातर खांसी की दवाओं में सेडेटिव्स होते हैं, तो वो देना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर एक लंबी वार्ता हुई जिसमें आपने काफी विषयों को छुआ जो एलर्जी से संबंधित है। तो आपका एक बार फिर से हम तहे दिल से अपने श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।